मैं आपको आज 7 तरीके सिखाने जा रहा हूं कैसे पैसे कमाए जाते हैं। क्या है तरीके पैसे कमाने के। बस रिक्वेस्ट इतनी है, लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा पैसे कैसे कमाए जाते हैं, अमीर कैसे बना जाता है। पैसा कमाना बहुत ही आसान तरीके हैं, बस उसको करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं व्यक्तियों के अनुसार। मगर मैं आपको ऐसे फिक्स रूल आज बताऊंगा, जो आप करेंगे तो आप अमीर बनेंगे ही बनेंगे। मगर यदि आपके मन में यह बात आ रही हो, कुछ मैं आपको जादू टोना सिखाने वाला हूं, कोई मंत्र वगैरह बताने वाला हूं, ऐसा करेंगे तो आप तत्काल अमीर हो जाएंगे, तो आप गलत जगह पर आ गए हैं। मैं कोई शॉर्टकट्स नहीं सिखाऊंगा, कुछ मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि आज आपने 1 रुपये लगाया और कल 100 रुपये हो जाएंगे। नहीं, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है मेरा, मगर यदि ऐसा किया जाए, मैंने खुद अपनी जिंदगी में अपना कर देखा है, बहुत सारे लोगों को मैंने प्रैक्टिकल करवाया है इसको और सफलता मिली है। मैं इसलिए आपके सामने इस वीडियो के थ्रू बहुत ही आसान भाषा में, जितना सिंपल से सिंपल हो सकता है, मैं बोलने की कोशिश करूंगा कि पैसे कैसे कमाए जा सके हैं। मैं 7 तरीके सिखाऊंगा आज आपको। सिर्फ ये 7 तरीके यदि आप जीवन में अपना लें तो आपको अमीर होने से आने वाले कुछ वर्षों के अंदर में कोई नहीं रोक सकता। सुनने में सारे तरीके बड़े ही आसान लगेंगे, मगर इसको इंप्लीमेंट करना उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि हम अपनी आदतों के गुलाम हैं। हम अपनी आदतों को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। इन तरीकों को अपनाना है तो आपको आदतों को बदलना पड़ेगा, खुद को इंप्रूव करना पड़ेगा, खुद को बेटर करना पड़ेगा। यदि आप तैयार हैं तो शुरू हो जाइए, मेरे साथ लग जाइए उस अभियान में कि हमें अमीर बनना है। उस ग्रुप में जाना है जहां अमीर लोग रहते हैं, अमीर मानसिकता के लोग रहते हैं, जिनकी सोच बड़ी है। पहला तरीका उसी 7 रूल में से, सेविंग पर ज्यादा फोकस ना करके एक्टिव इनकम पर ज्यादा फोकस कीजिए। आपको लग रहा होगा कैसी बात कर रहा है, दुनिया कहती है खूब सेविंग करो तो अमीर बनोगे। मैं उल्टा बोल रहा हूं, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं, पूरे होशो हवास में यह बात बोल रहा हूं। सेविंग सेकेंडरी है, प्राइमरी डायरेक्ट इनकम है। अपने इनकम को बढ़ाइए। यदि आप कमाएंगे तभी तो उसको सेव करेंगे ना। यदि आपकी आमदनी बहुत कम है, मान लेते हैं आपकी आमदनी 40-50 हजार रुपये महीने की है, मैं फिर भी ये मिडिल रेंज में जा रहा हूं, यदि और उससे ज्यादा कम है आपकी आमदनी, तो आप महीने के कितना बचा लेंगे? 10% मतलब 3 से 4 हजार रुपए। खूब बचाते भी चले जाएंगे, इन्वेस्ट भी करते रहेंगे, करेंगे तो उतने ही अमाउंट में से ना, आप 4-5 हजार रुपए में से, तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप कितना बचा लेंगे? कुछ लाख रुपए। उस समय आप क्या उतने लाख रुपए से अपना ड्रीम भी पूरा कर पाएंगे क्या? मेरा मानना है नहीं। यदि आपकी कोई एक ड्रीम कार है, उसको भी आप उस सर्टेन कुछ लाख रुपए से नहीं खरीद पाएंगे। तो आपको करना क्या है? वर्तमान में रहते हुए सेविंग करनी है। मैं मना नहीं कर रहा, 10 से 20% अपनी आमदनी का सेविंग तो करनी ही है, इन्वेस्टमेंट करना ही है, अलग अलग प्लान में पे पैसा लगाना है, मगर अपनी आमदनी को बढ़ाते हुए लगातार बढ़ाना है। बढ़ाना कैसे है मैं वो समझाता हूं। यूनिवर्स से सिर्फ एक कमांड देनी है, वो कमांड है डबल कर दो। जो मेरी आमदनी है, जो मेरा करंट सिनारियो है कमाने का पैसा, उसको डबल कर दो। यदि आज मैं 50,000 कमाता हूं तो 1 लाख कर दो। 1 लाख के लिए कोशिश कीजिए, डबल के लिए कोशिश कीजिए। 1 लाख हो गया है तो 2 के लिए 2 हो गया है तो 4 के लिए 4 हो गया है तो 8 के लिए। एक कमांड दीजिए यूनिवर्स को, एक कमांड दीजिए अपने सबकॉन्शियस को, अपने कमांड दीजिए कि मुझे जो मेरी अभी करंट आमदनी है वो मुझे डबल करनी है, डबल। और बीच में कोई ऑप्शन नहीं है। जितना भी कम कमाते हो, यदि डबल की कमांड देनी शुरू कर देंगे ना, आने वाले 8 से 10 साल के अंदर में आप लाखों में कमा रहे होंगे। यदि आपकी आमदनी सिर्फ 20,000 रुपए है, मैं बस ये कहता हूं कि आपने कमांड दिया डबल, 40 होगा, 40 का 80, 80 का 160, कुछ ही वर्षों के अंदर में। आप कहेंगे मजाक है क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल मजाक है, करके तो देखिए। करेंगे हो जाएगा, नहीं करेंगे सिर्फ क्वेश्चन पूछते रहेंगे मेरे जैसों से कि नहीं हुआ तो मजाक है क्या, ऐसा होता तो सारे अमीर क्यों नहीं हो गए। मैंने बोला ना भाई, बड़े सिंपल तरीके हैं, फिर भी लोग उसको करने को तैयार नहीं हैं। मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता। कमांड देकर तो देखिए,
मगर इतना मत कीजिए कि आज आपने कमांड दिया, कल आपको रिजल्ट चाहिए। कमांड दीजिए, रिजल्ट आएगा। हो सकता है किसी का 2 महीने में आए, किसी का हो सकता है कि 6 महीने में आए, मगर कमांड देंगे, रिजल्ट आएगा। डबल की कमांड ऑलवेज दीजिए। एक सर्टेन पीरियड पर जब आप पहुंच जाएं, जब आपके आमदनी 10 लाख 15 लाख रुपए महीने की हो, तो आप हो चाहें तो वो अगर आमदनी एक फिक्स्ड होनी शुरू हो गई है तो पैसिव की तरफ ध्यान दीजिए। पैसिव आमदनी से अपना घर का गुजारा चलाइए और डायरेक्ट इनकम से अपना डेली नीड, डेली बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरी कीजिए। पहला तरीका, कमाना बढ़ाइए, डायरेक्ट इनकम को बढ़ाइए, सेविंग को सेकेंडरी रखिए। दूसरा तरीका, कभी भी पैसे के पीछे मत भागिए। पैसे को अपने तरफ अट्रैक्ट कीजिए, उसको अपनी तरफ भगाइए। क्या मतलब है इसका? बहुत सारे लोगों की आदत होती है, मुझे इतना पैसा चाहिए, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, वहां से ऐसा कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। इतने सारे प्लान, इतने सारी बातें बताएंगे, इतने सारे चीजों को बताएंगे, मैं करेंगे कुछ भी नहीं। करना क्या है? अट्रैक्ट करना है पैसे को। अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आए, पैसा आपकी तरफ आए, आपको पैसे की तरफ ना जाना पड़े। अपने नॉलेज को इतना बढ़ाइए, अपने स्किल्स को इतना बढ़ाइए, अपनी कैपेसिटी को इतना बढ़ाइए, अपनी एफिशिएंसी को इतना बढ़ाइए। नया सीखिए, अपडेट पैटर्न के हिसाब से अपने आप को रेडी कीजिए। जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसको, उसके हिसाब से तो आगे बढ़िए ही, मगर साथ में और क्या क्या गुंजाइश है फ्यूचर में, क्या क्या गुंजाइश और हो सकती है, क्या नया होने की संभावना है, उस पर भी विचार हमेशा करते रहिए। उसके हिसाब से भी खुद को अपडेट कीजिए, स्किल्स को बढ़ाइए। मैं कुछ बड़े स्पीकर्स का नाम लेता हूं, जैसे कि जिम कॉलिन हो गए, जिम रॉन अब तो है नहीं जीवित, उसके अलावा रॉबिन शर्मा हो गए, उसके अलावा स्टीफन कॉवी हो गए, उसके अलावा शिव खेरा हो गए। ये सब इतने बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, एक एक घंटा एक स्टेज पर बोलने के लाखों रुपए चार्ज करते हैं। लाखों, मैं लाख नहीं बोल रहा, लाखों बोल रहा हूं। स्टीफन कॉवी तो मुझे यहां तक पता है कि 1 घंटा बोलने के लगभग 40 से 50 लाख रुपए ले लेते हैं। रॉबिन शर्मा 10 से 15 लाख के आसपास 1 घंटे का चार्ज कर लेते हैं सिर्फ बोलने के स्टेज पे। क्या है उनके अंदर ऐसा कि लोग उनको बुलाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रेनिंग के लिए, उनको बोलवाने के लिए कि मेरे यहां आइए भाई बोलिए। जिम कॉलिन में ऐसा क्या है? वो लोग अपने आप को रोज अपडेट कर रहे हैं, रोज नया सीख रहे हैं, आगे के लिए रेडी हो रहे हैं। जो अभी नहीं आया है उसको भी मान के चल रहे हैं, यदि ये आ जाता है तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं। मान लेते हैं आपके पास बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने उसको जिम कॉलिन को बुलाया है, अपने आज स्टीफन कॉवी को बुलाया है अपने यहां स्पीकर, एज ए स्पीकर, आपने खर्च किए हैं 30 लाख 40 लाख रुपए, ठीक है, मगर उन्होंने बहुत अच्छा बोला, अच्छा मोटिवेट करके गए, आपके कंपनी की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई। आपने 1 साल बाद फिर उनसे कांटेक्ट किया, फिर उन्हें बुलाया, फिर उन्होंने सेम स्पीच डिलीवर कर दिया। क्या होगा इस बार? पैसे तो आप चले जाएंगे आपके, मगर क्या तीसरी बार इनको आप बुलाना चाहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं बुलाएंगे, कभी नहीं बुलाएंगे आप इनको, क्योंकि सेम चीज सुनने के लिए भला एक ही आदमी को कौन बुलाता है भाई। मगर इनको अपने आप को रोज डेवलप करना पड़ता है, रोज पॉलिश करना पड़ता है, खुद को रोज नया सीखना पड़ता है, रोज नई प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रोज नए आविष्कारों को पढ़ना पड़ता है, रोज नई किताबें खूब पढ़ते हैं लोग। तो आज इस मुकाम पे पहुंच गए हैं। इनको एक ही ऑर्गेनाइजेशन है 50 बार बुलाइए, 50 बार डिफरेंट एग्जांपल्स, डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट आइडियाज के साथ ही आपके सामने उठ के आते हैं। और इनको यदि आप सुन लें तो आपको जमीन खिसक जाए। इस कॉन्फिडेंस, इस एनर्जी के साथ ये बात करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, पैसे को अट्रैक्ट कीजिए, पैसे की तरफ मत दौड़िए। तीसरा तरीका कि कभी भी अपने पैसे को चेस करना बंद मत कीजिए, उसका पीछा करना, उस पर नजर रखना बंद मत कीजिए। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो लोग शेयर बाजार में कुछ सर्टेन अमाउंट को
इन्वेस्ट कर देते हैं म्यूचुअल फंड में, कुछ सर्टेन अमाउंट को इन्वेस्ट कर देते हैं, एसआईपी में कुछ अमाउंट का एक ऐसा प्लान ले लेते हैं और लगातार उसको पे करते चले जाते हैं। बाजार में अब शेयर परचेज कर लेते हैं और उन शेयर्स को छोड़ देते हैं, कहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया है मैंने। अरे भाई देख तो लीजिए मार्केट सिनारियो क्या है, कहीं वो कंपनी दिवालिया तो नहीं हो गई है, कहीं आपने वो शेयर 600 रुपए का लिया या 200 रुपए का तो नहीं हो गया है। आपको अपने पैसे पर खुद नजर रखना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में यदि आपने पैसे लगाए, अच्छी जगह है, लगाना चाहिए पैसा, मगर आंख बंद करके नहीं लगाना है। कहीं अगर गलत इन्वेस्टमेंट हो गया उसको निकालिए और दूसरी जगह उसको इन्वेस्ट कीजिए। अपने पैसे पर खुद नजर रखिए, अपने पैसे को चेस करते रहिए कि कहां है, कहां ग्रो हो रहा है, कहां ग्रो नहीं हो रहा है, कहां से मुझे निकलना है, कहां मुझे डालना है, कैसे मुझे और उसको बड़ा करना है और बड़ा करना है। अगर आपने पैसे पर नजर हटाई, उसने आप पर से नजर हटा ली। या मान लीजिएगा, कहते भी हैं लक्ष्मी और सरस्वती में अंतर होता है। लक्ष्मी हमेशा खड़ी रहती है, सरस्वती एक बार आती है तो बैठ जाती है। हमेशा सरस्वती माता की फोटोग्राफ जो होती है, मूर्तियां होती हैं, बैठी हुई बनाई जाती है। अगर एक बार आपके पास कोई ज्ञान आ गया है तो मान लिया जाता है वो ज्ञान आपका परमानेंट हो गया है, मगर लक्ष्मी कभी परमानेंट नहीं है। यदि वो आई है तो उतनी स्पीड से चली जाएगी यदि आपने उसके लिए तैयारी प्रॉपर नहीं की है। तो हमेशा तैयारी प्रॉपर रखिए, हमेशा मेहनत करते रहिए, हमेशा ध्यान रखें अपने पैसे का, अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट कीजिए, खूब कमाइए, अपने आप को पॉलिश कीजिए। चौथा तरीका, लर्न बिफोर यू अर्न। खूब सीखिए, नया पढ़िए, नया करिए यदि पैसा कमाना चाहते हैं तो। मैं कहता हूं किताबें पढ़िए। चलिए मैं मानता हूं कि आप किताब नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप नया सीखेंगे कैसे? आप बोलेंगे मैं स्पीकर्स के वीडियो सुन लेता हूं, उससे सीखता हूं। उनकी भी तो लिमिटेशंस है ना, उतना आपने सीख लिया, मगर आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जिस ग्रुप में रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिन फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं, उन लोगों का माइंडसेट कुछ दूसरी तरह का है। आप इस बात को माने। वो लोग का हो सकता है कि गोल पैसा चेस करना, पैसा कमाना ना हो, वो लोग कुछ और तरफ अपना आपको बढ़ा रहे हो, आपका लक्ष्य कुछ और हो सकता है। तो यदि आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे, बुक्स को नहीं जानेंगे, किसी के आप स्ट्रगल से नहीं सीखेंगे, किसी के फेल्योर को आप नहीं जानेंगे और सेम फेल्योर को बार बार रिपीट करेंगे तो गलत हो जाएगा तरीका। हमेशा मैं कहता हूं सीखते रहिए, सीखते रहिए। कैसे सीखेंगे? बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक पढ़ना एक बहुत ही जरूरी तरीका है। पढ़ने से कुछ और फायदे भी होते हैं, जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है, आपकी नॉलेज इंप्रूव होती है, आपकी वोकेबुलरी पावर इंप्रूव होती है, आप में एक पढ़ने की एक फीलिंग आती है, तो आपके ब्रेन में कुछ मसल्स डेवलप होते हैं, कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उससे बहुत फायदे होते हैं। वीडियो देखने के अपने फायदे हैं, पढ़ने के अपने फायदे हैं, नई चीजें सीखने के अपने फायदे। हमेशा नया सीखते रहिए, हमेशा नया बनाते रहिए यदि आगे बढ़ना है तो। पांचवा तरीका, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके शुरू कर दीजिए। मैं एक बार बीच में मैंने एक पुरानी वीडियो में बताया भी था, मैं एक मैनेजमेंट कॉलेज में गया था, तो मैंने वहां पर बहुत सारा की बातें की थी। एक बात और जो मैंने उन लोगों से पूछा था, मैं आज आपसे शेयर करता हूं। मैंने उन लोगों से पूछा था कि आप लोगों में से कितनों ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है। 99.9% ने हाथ नीचे रखा, सिर्फ एक स्टूडेंट ने उसमें हाथ खड़ा किया और उसने भी कहा कि मैं थोड़ा बहुत कभी कभी सर्टेन अमाउंट अपने, मैंने एक आरडी खुलवा रखी है, उसमें डाल देता हूं। अपना एक मैंने कुछ अमाउंट रख रखा है, उसको मैं थोड़ा बहुत डालता हूं, अदरवाइज मैं भी कोई सीरियस इन्वेस्टर नहीं हूं। हमारे देश के युवा या फिर विश्व भर के युवा को यह बात सिखाई ही नहीं जा रही है कि पैसे को जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, जितनी जल्दी आप बाजार में लगाना शुरू करेंगे, उतनी जल्दी वो बड़ा होगा। और जब आप 50-55 साल के होंगे, यदि आप आज आपके सिर्फ पॉकेट मनी में से कुछ थोड़ा सा अमाउंट उठा करके यदि आप प्रॉपर इन्वेस्ट कर देते हैं और वो लगातार इन्वेस्ट होता चला जाता है, तो एक ऐसा समय आता है जब आप बहुत धनवान हो सकते हैं। मैंने उस कॉलेज में इसी तरह से बात की तो उन लोगों ने कहा कि मैं तो नहीं करता, हम लोग नहीं करते। तो मैंने उनको ये बात समझाई। जब उनको एक ग्राफ बना के इस चीज़ को समझाया कि देखिए, यदि आज आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं 18 साल 19 साल की उम्र में, और यदि आप
लगभग 35 साल बाद, 40 साल बाद उसी अमाउंट को यदि आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि वो करोड़ों में हो चुके हैं। तो उन लोगों को ताज्जुब हुआ है सुन करके, उनको लगा ऐसा कैसे हो सकता है, 1000-1200 रुपए 1500 का इन्वेस्टमेंट करोड़ हो जाएगा। तो मैंने उनको 1930 साल पहले का एक ग्राफ दिखाया जिसमें कि शेयर बाजार के, मैंने अप डाउन को उनको समझाने की कोशिश की कि यदि आज से 30 साल पहले किसी ने 1980 के आसपास शेयर बाजार में किसी इन 4 शेयरों में सिर्फ 100 रुपए लगा दिए होते तो आज उन शेयर की वैल्यू तकरीबन 30,000 रुपए 35,000 रुपए के आसपास है। तो सोचिए अगर एक शेयर भी ले लिए होते तो 30,000 रुपए या 100 रुपए के आपके हो गए होते। और भी बहुत सारे तरीके हैं इन्वेस्ट करने के, ये तो बताने का एक तरीका था जिससे मैं उन लोगों को कन्विंस करना चाहता था कि जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, जितनी जल्दी आप सीखना चाहेंगे, जितनी जल्दी सीख लेंगे उतनी जल्दी ग्रो कर जाएंगे। जितना लेट इन्वेस्ट करेंगे उतना लेट ग्रो करेंगे। कई इस तरह के एग्जाम्पल आपने सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। एक व्यक्ति जिसने कि 18 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया सर्टेन अमाउंट का, एक व्यक्ति ने 25 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू किया एक सर्टेन अमाउंट का, एक ने 30 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू किया इन दोनों के अमाउंट से डबल का। जिसने 18 साल में जो इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, जिसने 30 साल में इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, दोनों का यदि एक दिन ही मैच्योर हो रहा है अमाउंट, तो 18 वाले का अमाउंट 30 साल 35 साल हो जाने की वजह से, कंपाउंडिंग हो जाने की वजह से उसका अमाउंट 30 साल वाला अगर डबल पे भी इन्वेस्ट कर रहा है तो उसकी तुलना में 20 to 25% ज़्यादा रिटर्न 18 साल वाला ले लेगा। ये कैसे होता है इसको आप अपने हाथ से खुद कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ अमीर होना है तो रूल नंबर 5 कहता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ही छोटी उम्र से कर दीजिए। अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपका पूरा फोकस अर्निंग पर ज़्यादा होना चाहिए और अर्न किए हुए अमाउंट का 20 से 25%, मैक्सिमम 30% इन्वेस्ट करते रहिए और अपनी आमदनी को लगातार बढ़ाते चले जाइए। कोई भी समय लेट नहीं होता, बस कोशिश जारी रहनी चाहिए। छठा तरीका जो मेरे लिस्ट में है आज वो है कभी भी जब तक आप अमीर ना हो जाएं अमीरों वाले शौक मत पालिए। समझ आया क्या है इसका मतलब? विश्व का आज कोई भी अमीर आदमी को उठाकर देख लीजिए, किसी को भी, वो अमीर हैं, बहुत अमीर हैं, मगर अपनी लाइफस्टाइल बहुत ही सिंपल रखते हैं। वो चाहें तो रोज कपड़े नए बदल सकते हैं, रोज नए कपड़े पहन सकते हैं, एक बार पहना हुआ कपड़ा दोबारा ना यूज करें, मगर ऐसा कोई नहीं करता। उनको सबको पता है पैसे की कीमत है, ये पैसा कमाना आसान नहीं है, इस पैसे को कमाने के लिए मेहनत लगी है। आपको यदि बहुत ही लग्जरियस घर में रहने का मन करता है, बहुत लग्जरियस कार में ट्रैवल करने का मन करता है, तब तक उसको मत खरीदिए जब तक आप सच में उसको अफोर्ड करने के लिए और उस काबिल बनने के आप काबिल नहीं हो गए हैं। जब तक आप रिच नहीं हो गए हैं, रिच वाली हरकतें मत कीजिए। मत रहिए 5 स्टार होटल से, मत ट्रैवल कीजिए बिजनेस क्लास में, मत ट्रैवल कीजिए बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल वाले कार में। साधारण तरीके की जिंदगी जिए और खूब बचाएं। और एक ऐसा समय आ जाए जब आपको लगे कि हाँ आपकी बचत इतनी हो गई है कि यदि आज आप पैसिव इनकम पर पूरी तरह से आश्रित हो जाएं और उसके बाद भी आप लग्जरी को अफोर्ड कर सकते हैं, तो उस दिन आपको वो लग्जरी परचेज कर लेनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपने ड्रीम कार सोची है जो कि 70-80 लाख रुपए की है, 1 करोड़ रुपए की है और आप बुढ़ापे में जाकर उसको लें, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। मगर मैं बस इतना कह रहा हूं, यदि आपके पास कोई ड्रीम है तो वो ड्रीम ज़्यादा बड़ी है उस ड्रीम कार की तुलना में। उस ड्रीम पर फोकस कीजिए, उस ड्रीम कार की जगह। हाँ, यदि आपकी आमदनी इतनी हो गई है कि आप उस ड्रीम कार को ले सकते हैं, बिल्कुल लीजिए, मैं तो फेवर करता हूं। मैं खुद बहुत शौकीन हूं स्पोर्ट्स कार का। मगर उधार लेकर के अपनी प्रिंसिपल अमाउंट को इन्वेस्ट करके कभी भी ड्रीम कार मत लीजिए। मैं हमेशा कहता हूं, जीवन में एक गांठ बांध लीजिए, कभी भी अपना प्रिंसिपल खर्च नहीं करेंगे। कभी अपना प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन कभी खर्च नहीं करेंगे। जब भी अगर दुनिया में कोई भी चीज लेनी है, कुछ भी लेना है, उसके इंटरेस्ट से ही खरीदनी है। मूल को तो कभी नहीं छूना है, कभी नहीं। मूल के आए हुए इंटरेस्ट से करें तब तो और अच्छा है।
इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अमीरी की तो परिभाषा यही है कि जो व्यक्ति प्रिंसिपल के इंटरेस्ट से अपना गुजारा चला लेता है वो आदमी अमीर है। मगर यदि आपको फिर भी लगता है कि नहीं मैं इतना लंबा नहीं रुक सकता, तो ठीक है, मूल के आए हुए इंटरेस्ट से आपको जो लेना है ले लीजिए। मैं वहां तक आपको कहता हूं ठीक है चलेगा इतना, मगर कभी भी अपनी लग्जरी के लिए प्रिंसिपल अमाउंट को खर्च मत कीजिएगा, कभी मत ये गलती कीजिएगा जीवन में। अंतिम और सातवां तरीका जो एक अमीर आदमी की होनी चाहिए और एक अमीर आदमी की होती है वो है कभी भी अपने पैसे का गुलाम मत बनिए। हमेशा अपने पैसे का बॉस बनकर रहिए, हमेशा अपने पैसे का मालिक रहिए। कभी भी क्रेडिट कार्ड या फिर छोटे छोटे उधार लेकर जिंदगी को मत चलाइए। मैंने आज एक हैबिट देखी है, लोगों की आमदनी होती है 40-50 हजार रुपये और 40,000-50 हजार रुपये का खर्च कर देते हैं और उसके छोटे छोटे किस्त बनवा लेते हैं और धीरे धीरे उसको पे करते रहते हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे ही तो लेना था, मुझे ही तो लेना था, ले लिया, क्या हो गया। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं करना है। ये आप अपने साथ ही नहीं अपने आने वाले भविष्य के साथ, आने वाले वक्त के साथ अन्याय कर रहे हैं। ऐसा करके आप अपने ब्रेन को एक मैसेज दे रहे हैं कि मैं पैसे का गुलाम हूं, मुझे हर महीने इतना रुपए इसलिए भी कमाना है कि मुझे वो सर्टेन अमाउंट को पे करना है, मुझे ये लोन मैंने ले रखा है, मैंने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर रखी है, मेरे ऊपर इतना उधार है। क्रेडिट मतलब उधार ही है ना, आपने कहीं से लिया हो, कार्ड से लिया हो या किसी आदमी से लिया हो या कहीं बैंक से लिया हो, उधार तो उधार है। अगर आप उधार के गुलाम हो गए हैं, क्रेडिट कार्ड के गुलाम हो गए हैं, यदि आप अपने पैसे के खुद बॉस नहीं हैं, तो आप अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। कभी भी जीवन में लग्जरी को उधार में परचेज मत कीजिए, अपनी नेसेसिटी को भी मैं तो कहता हूं उधार में परचेज मत कीजिए। पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 लगभग एक जैसी बातें करता है, मगर एक बहुत बड़ा अंतर जो है उन दोनों पॉइंट में इसमें है कि अपने पैसे का खुद बॉस बनिए, खुद मालिक बनिए अपने पैसे का। वो पॉइंट 6 कहता है कि अपने पैसे को तब तक इन्वेस्ट मत कीजिए जब तक आप अमीर ना, खर्च मत कीजिए जब तक आप अमीर ना हो जाए। अमीरों वाली हरकतें तभी शुरू कीजिए जब सच में अमीर हो जाए। फील करके अमीर वाली हरकतें करने से आप गरीब फिर से हो जाएंगे, फिर से आप पैसे के गुलाम बन जाएंगे। पैसे का गुलाम नहीं बनना है, पैसे के तरफ नहीं दौड़ना है, पैसे को अपनी तरफ दौड़ाना है। कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे गलतियां हों। एक लाइन है किसी की, मनी मेकिंग इज टू सिंपल। पैसा कमाना बहुत आसान है, मगर लोग इस आसान तरीके को भी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपने हैबिट के गुलाम हैं, वो अपनी आदतों के गुलाम हैं। बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, अगर उनसे बात कीजिए कि यार क्यों नहीं छोड़ देते, यार छूटती ही नहीं, ये आदत में पड़ गई है। आदत, कुछ भी करने की आदत, हमने अपने आप को बर्बादी के तरफ ले जा रहे हैं। किसी भी चीज की आदत मत डालिए, किसी भी चीज की। हमेशा अपने आप को आदतों से ऊपर रखिए। गुलामी तो कभी किसी की अच्छी नहीं, मगर आदतों की गुलामी तो सबसे बुरी है। अमीर होना है, आदतों की गुलामी छोड़िए और सिर्फ ये 7 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, इसको ही अपने जीवन में अमल कर लीजिए। धीरे धीरे आने वाले कुछ वर्षों में आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे मैंने आपके ही बताए हुए तरीके अपनाए हैं और सिर्फ उसी फॉर्मूले पर चल रहा हूं, और आज मेरी स्थिति पहले की स्थिति से 100 गुना बेहतर है। 100 टाइम्स मैं बोल रहा हूं, 10 टाइम्स नहीं, 100 टाइम्स बेहतर है। यदि आज आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो 10 करोड़ रुपए के आदमी हो चुके होंगे आने वाले 10 साल के अंदर में। सिर्फ 7 तरीके कर लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा आज का सेशन। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो, नए एनर्जी के साथ। आपका दिन शुभ हो। माना जाता है कि जो आदमी अमीर होते हैं वो अमीर होते चले जाते हैं, और जो गरीब होते हैं वो गरीब ही रह जाते हैं या और गरीब होते चले जाते हैं। हो सकता है आपको ये सुनने में बुरा लग रहा हो, मगर ये फैक्ट है और ये सच्चाई है। इस पर बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं। रिसर्च पेपर की कॉपी आप चाहें तो आसानी से पा सकते हैं। एक और फैक्ट है जो बता देता हूं आपको। यदि कोई एक अमीर आदमी किसी भी एक गरीब आदमी को चुन ले और उससे पूछे कि तुम अमीर होना चाहते हो, और वो बोले हाँ होना चाहता हूं, और
होने के लिए उसको क्या लगता है, कितने पैसे की ज़रूरत होगी तो वो अपने आप को अमीर फील करेगा या अमीर हो जाएगा। अगर वो उतना पैसा बता दे, हो सकता है करोड़ों में हो, और वो अमीर आदमी उस गरीब आदमी को यदि वो करोड़ों रुपए दे दे और वो अमीर हो जाए, गरीब आदमी भी, तो भी आने वाले कुछ वर्षों के अंदर ही गरीब फिर से गरीब हो जाते हैं और अमीर फिर से और अमीर होते चले जाते हैं। जिनके जेब से पैसे निकले होते हैं वो पैसे वापस उन्हीं के जेब में आ जाते हैं। ये फिक्स्ड थ्योरी है, ना तो इसको आप बदल सकते हैं ना मैं बदल पाया हूं। ऐसा क्यों होता है और गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? यह सवाल मन में आता होगा आप लोगों के। यह सवाल जब तक मैंने इन पेपर्स को नहीं पढ़ा था मेरे मन में भी आता था, मगर इतने डिटेल में इनको समझाया गया है, इतने डिटेल में पेपर्स में समझाया गया है इन चीज़ों को कि यदि आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा ये पूरा साइकिल है क्या, ये सर्कल चलता कैसे है। गरीब गरीब रह जाता है, अमीर अमीर हो जाता है और अमीर होता चला जाता है। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को कोई भी आदमी अपने किसी भी प्रोफेशन से रिलेट करके देख सकता है। मैं इसको डॉक्टर प्रोफेशन से रिलेट करके आपको मैं इस कहानी को सुनाता हूं। एक डेंटिस्ट थी जिसने कि डेंटिस्ट का अपना पूरा कोर्स किया, उसके बाद एक क्लिनिक खोली, परमिशन मिल गई कि हाँ आप क्लिनिक खोल सकते हैं। उन्होंने क्लिनिक खोला, छोटे से क्लिनिक थी, घर के आसपास में जो मार्केट था जहाँ पे फुटफॉल बहुत अच्छा होता था, उन्होंने वहाँ पे एक रेंट प्रॉपर्टी ली और उसके अंदर अपना क्लिनिक का सेटअप डाला। और स्टार्टिंग में क्लिनिक में कुछ लोग आने शुरू हुए, इतने लोग आने शुरू हो चुके थे कि उनका सरवाइव कर सके, रेंट दे सकें, घर का खर्चा चला सकें। मैं सेटिस्फाइड नहीं थी उससे कि जो मुझे आ रहा है वो सफिशिएंट है, उनको और चाहिए था। उन्होंने किसी से सलाह मांगी कि मैं जितना मुझे पेशेंट आ रहे हैं, जितना मेरे यहाँ फुटफॉल है, उसके हिसाब से मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उतने से, मुझे और चाहिए। तो किसी ने सलाह दी उन्हें, तुम क्या करो, पर पेशेंट का डायग्नोसिस का रेट बढ़ा दो। तो जितना वो चार्ज करती थी उससे उन्होंने थोड़ा और ज़्यादा चार्ज करना शुरू कर दिया। होना क्या था, आमदनी थोड़ी सी बढ़ गई। कुछ ऐसा भी हुआ कि पेशेंट्स ने रिपीट विजिट करना बंद कर दिया या नए पेशेंट आने बंद हो गए, मगर जो भी आ रहे थे एवरेज जो आमदनी थी सेम रह गई। एंड ऑफ द डे उनको लगा यह बात नहीं चल रही। एक बार अपने सीनियर के यहाँ गई, सीनियर के उन्होंने क्लिनिक में देखा जबरदस्त फुटफॉल, लंबी लाइन लगी हुई है उनसे कंसल्ट करने वालों की। उनको लगा हो ना हो मुझे मार्केटिंग पे पैसा खर्च करना होगा, मुझे मार्केटिंग करनी होगी। उन्होंने मार्केटिंग का पूरा एक ऐड का कैंपेन डिजाइन किया। फिर उनको लगा मान लो मैंने इस कैंपेन को चला दिया, एक तो पैसे बहुत खर्च होंगे इस कैंपेन को चलाने में, मगर मेरा क्लिनिक एक छोटी सी जगह पर मेरे घर के पास एक मार्केट में है, मैंने बड़ा कैंपेन चलाया और तो इतनी मेरे पास कैपेसिटी नहीं है कि मैं इतने लोगों को हैंडल कर सकूं। और अगर मान लेता हूं मैं भारत के किसी और कोने पर ये ऐड चलता है या विश्व के किसी और कोने में ये ऐड चलता है तो वहां से कस्टमर क्या मेरे पास आएगा? क्या नहीं आएगा। छोटे क्लिनिक में कोई नहीं आ रहा इस तरह से, जो भी आएंगे आसपास के लोग ही आएंगे। और एक देखा भी गया है, डॉक्टर्स जनरली ऐड नहीं देते हैं, डॉक्टर्स के ऐड ना के बराबर आते हैं या बहुत कम आते हैं। तो एक ब्रांड वाली फीलिंग भी आ गई उनके मन में कि ये ना हो कि मेरी ब्रांड वैल्यू खराब हो जाए। ज्यादा ऐड देने से लोगों के मन में ये फीलिंग ना आ जाए कि मैं तो ऐड से ही सारे कस्टमर लाती हूं। तो उन्होंने सोचा कुछ और सोचना पड़ेगा। उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं बुक लिखूं। उन्होंने डॉक्टर प्रोफेशन पे, डेंटिस्ट पे, नॉर्मल कस्टमर के लिए उन्होंने बुक लिखनी शुरू की कि टीथ शाइन कैसे रहते हैं, हमें अपने इसको हेल्दी कैसे बनाया जा सकता है, एडवांस टेक्निक्स पे बात करनी उन्होंने शुरू की। नए नए जो गैजेट्स आए हैं उससे किस तरह से आपका रूट कनाल अच्छे से किया जा सकता है, और भी बहुत सारी बातें जिस पर उन्होंने लंबा रिसर्च किया, लंबा काम किया और उन्होंने एक बुक पब्लिश करवाई। स्टार्टिंग में बुक ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, मगर उनको लगा अब मैं बुक का ऐड कर सकती हूं, क्योंकि बुक तो ग्लोबली बेचा जा सकता है। अगर मैं किसी भी साइट पर इसको रजिस्टर कर दूंगी तो विश्व का कोई भी आदमी साइट से इसको परचेज कर सकता है। उन्होंने बुक का एडवर्टाइजमेंट किया, वो बहुत ही एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट किया उस बुक का। होना क्या था, जबरदस्त सेल आई, बुक्स थी भी बहुत अच्छी, लोगों ने बहुत पसंद किया। वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू वो बुक खूब बिकी, इतनी बिकी कि उनको पैसे की झड़ियां लग गई। जैसे बुक बिकनी शुरू हुई लोग उनको जानने लगे, लोग जानने लगे तो उनको डिफरेंट सेमिनार्स में बुलाया जाने लगा, पैनल्स में बुलाया जाने लगा, टीवी इंटरव्यूज में बुलाया जाने लगा। धीरे धीरे उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़नी शुरू हुई, बुक भी बिकने लगी, उनकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़नी शुरू हो गई। फिर क्या होना था, उनको मजा आने लगा, उनके क्लिनिक पर भी फुटफॉल बढ़ गया, लाइन लगनी शुरू हो गई उनके क्लिनिक पर।
इनके पास समय की कमी होने लगी, बुक से पैसा आना शुरू हो चुका था, ये सेमिनार्स करने से पैसा आना शुरू हो चुका था, ये टीवी में आने की वजह से वहां पर भी जो चीजें वो करती थी उससे उनको पैसा आना शुरू हो गया था। क्लिनिक से पैसा तो आ ही रहा था। फुटफॉल इतना ज्यादा बढ़ गया इनके क्लिनिक का, क्योंकि लोग इनको जानने लगे थे उनकी बुक की वजह से, उनके सेमिनार्स की वजह से। लोग दूर दूर से उनसे अपने दांत दिखवाने के लिए आने लगे। इनको लगा कि मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं इतने पेशेंट को नहीं टैकल कर सकती हूं। उन्होंने अपने क्लिनिक का रेट डबल कर दिया। जितना वो चार्ज करती थी ये बुक को पब्लिश होने के पहले, उससे उन्होंने डबल कर दिया। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, भीड़ उतनी की उतनी ही रहती रही। इनको लगा कुछ और सोचना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया कि कुछ डॉक्टर्स की टीम हायर की, 4 डॉक्टर 5 डॉक्टर, क्लिनिक का साइज बड़ा किया और उन लोगों को एज पर द कमीशन अपने क्लिनिक में बैठाना शुरू कर दिया गया। अपनी खुद की विजिट के लिए उन्होंने अपना चार्ज बहुत ज़्यादा हाई कर दिया। ऑन अपॉइंटमेंट सिर्फ अवेलेबल होती थी वो, और क्रिटिकल केसेस को देखा करती थी। नॉर्मल जो भी पेशेंट आता था उनके ब्रांड वैल्यूज उनके क्लिनिक में आने लगा, और बाकी दूसरे डॉक्टर उनको देखा करते थे। और जो भी वो फीस आता था उसका एक सर्टेन परसेंटेज उनके अकाउंट में आता था। उनका बिजनेस चल पड़ा था। उनको लगा अभी भी बात नहीं बन रही, मुझे और कमाने की जरूरत है, मुझे और पैसिव इनकम को जनरेट करने की जरूरत है। उन्होंने एक मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी से कांटेक्ट किया। उन्होंने उसको बताया कि मैं अभी जो वर्तमान में जो गैजेट्स हैं दांत को देखने के लिए, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। अगर इसको इंप्रूवमेंट किया जाए तो ये वर्ल्ड में चेंज ला सकते हैं। कंपनी को इंटरेस्ट हुआ क्योंकि ऑलरेडी ये बड़ा नाम था इनका। इन्होंने उसके साथ मिलकर के जो डिफिकल्टीज आती थी वर्तमान में जो गैजेट्स हैं उसके साथ उसमें चेंजेस किए। कंपनी ने यहाँ तक रेडी हो गया कि ठीक है, जो भी मैं गैजेट बनाऊंगा उसमें फर्स्ट नेम जो होगा आपके नाम का होगा, सेकंड नेम कंपनी का होगा। प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, वर्ल्ड वाइड इसका चर्चा शुरू हुई, अलग अलग कंट्रीज से इसकी डिमांड आनी शुरू हुई। जमकर यह प्रोडक्ट बिका, इतना बिका कि इनका नाम जितना था उससे और ज्यादा बढ़ गया। विश्व भर में लोग इनको जानने लगे, इनके गैजेट्स के ऊपर चर्चाएं शुरू हो गई, उस पर रिसर्च शुरू हो गया कि अभी तक किसी ने इतना सोचा क्यों नहीं था। इन्होंने एक बुक और लिखनी शुरू की, क्योंकि एक बुक की सेल जितनी होनी थी ऑलमोस्ट हो चुकी थी। एक सर्टेन लिमिट के बाद एक बुक्स की सेल रुक जाती है। इनको ये बात समझ आई, इन्होंने दूसरी बुक लिखी। अपने टीथ को शाइन कैसे करें, शाइन कैसे रखें, बच्चों को कंसर्न करके इन्होंने बुक्स लिखनी शुरू की कि बच्चों को अपने दांतों को लेकर के किस तरह से अवेयर होना चाहिए। वो बुक्स भी बहुत चली। इन्होंने क्लिनिक से अपने आप को धीरे धीरे दूर कर लिया, और जहां वो रहती थी वहां से भी दूर जाकर के एक ऐसी जगह जाके रहने लगी जहां बड़ी शांति थी, जैसा वो रहना चाहती थी। पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी उनके। सेमिनार्स करती, ऑनलाइन सेमिनार करना उन्होंने शुरू कर दिया, विजिट करना ही बंद कर दिया किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह में। घर बैठे बैठे सेमिनार्स करने लगी, बुक्स लिखती रही, अपना बुक्स बिकती रही, गैजेट्स बिकते रहे, इंस्ट्रूमेंट बिकते रहे। क्लिनिक उनका ऑलरेडी उनके नाम से क्लिनिक चल रही थी, वो क्लिनिक में हो रहे परसेंटेज उनके पास आता रहा। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम से इन्होंने भरपूर पैसे कमाए, जमकर पैसे कमाए, और लगातार ये कमाती रहीं। ये सोएं या जागें, घूमने जाएं या कुछ भी करें, इनके पास पैसा लगातार आ रहा था। कभी भी यदि आपको पैसे कमाने हैं, खूब पैसे कमाने हैं, तो आपको पहले तो यह डिसाइड करना होगा कि आपको पैसा कमाना कितना है। ये अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको कितने पैसे कमाने हैं, कितना अमीर होना है आपको, तो उसके हिसाब से आपको समय देने के लिए रेडी होना पड़ेगा। जितना पैसा चाहिए उतना ज्यादा समय लगेगा। जो आपकी स्किल्स हैं उस पर काम करना पड़ेगा, उसमें लगातार वैल्यू ऐड करते रहना पड़ेगा। आप बोलेंगे मेरे पास कोई स्किल ही नहीं है। पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता, मगर मैं आपकी बात मान लेता हूं, सच में आपके अंदर कोई स्किल ही नहीं है। मगर कुछ तो आपका पैशन होगा, कोई आपकी ऐसी इच्छा होगी जीवन की कि मैं ऐसा करूं, उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। उससे पैसा कमाने का डिसाइड कर लीजिए। हो सकता है वो पब्लिक स्पीकिंग हो सकता है कि आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जिससे कि आपको पैसे कम मिल रहे हो। मैं इससे एग्जांपल देकर समझाता हूं आपको। कोई झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति है, वो अभी झाड़ू लगाता था, उसने पहले एक आदमी कितना झाड़ू लगा सकता है, उसको पता था कि मैं झाड़ू एक दिन में अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 5 घंटे 6 घंटे झाड़ू लगा सकता हूं जगह जगह। उसने धीरे धीरे अपने झाड़ू लगाने की कैपेसिटी तो बढ़ा नहीं सकता था, उसने टीम बढ़ानी शुरू कर दी। धीरे धीरे वो ठेकेदार बन गया झाड़ू वाला लगाने वालों का। एक टीम रख ली और वो लोग झाड़ू लगाने लगे उसके लिए। उसको झाड़ू लगाने जाने की जरूरत भी खत्म हो गई। धीरे धीरे उसने अपना एरिया बढ़ाया, उसने कूड़े को जमा किया, कूड़े को रिसाइकिल करना शुरू किया। इस तरह से बिजनेस का अंत नहीं है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, मगर जब तक किसी काम को आप खुद अपने आप करते रहना चाहेंगे
कि हाँ मैं ही इसको कर लूं सारा कुछ, तब तक आप कभी नहीं कर पाएंगे, कभी अमीर नहीं हो पाएंगे। मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आपको लोगों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जितना बड़ी ड्रीम है, जितनी बड़ी ड्रीम है, उतना पैसा आप कमा लेंगे, मगर उतना समय देना पड़ेगा, उतना एफर्ट देना पड़ेगा। इलॉन मस्क, बार बार मैं इनका एग्जांपल देता हूं, मुझे बहुत पसंद है ये आदमी। इतना बड़ा विजन, बहुत पढ़े लिखे नहीं है, मगर इनका विजन था, इनका ड्रीम था, ऐसा ड्रीम जो इनको सोने नहीं देता था, कि मैं अपना एक स्पेस मिशन भेजूं जिसका नाम वो स्पेस एक्स रखना चाहते थे। कोई ये स्पेस साइंटिस्ट नहीं है, इन्होंने बुक्स पढ़ पढ़ के, वीडियोस देख देख के स्पेस के बारे में जाना, लॉन्च कैसे किया था मिसाइल इसको जाना, वर्षों की मेहनत की किताब पढ़ने में, क्योंकि उनको पता था यदि मैंने सीधे टीम रख ली और उसको मैंने कहा कि तुम मेरे ड्रीम को पूरा करो, तो पता नहीं वो लोग पूरा करके देंगे कि नहीं देंगे, भले ही इनका कितना ही पैसे का नुकसान हो सकता है। तो इन्होंने पहले खुद सीखा कि कैसे मिसाइल लॉन्च किया जाता है, कैसे मिसाइल बनाया जाता है, कैसे स्पेस में जाता है, कैसे क्यों ऊपर जाकर के ही और डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उसको वापस क्यों नहीं लाया जाता। इस सब पर उन्होंने पूरा काम किया, वर्षों की मेहनत की, फिर उन्होंने टीम हायर किया, और उस टीम ने, आपको पता ही है, स्पेसएक्स लॉन्च हो चुका है, और उन्होंने आज विश्व में एक बड़ा नाम कमा लिया है अपने इस प्रतिभा की वजह से, लगातार सीखते रहने की प्रतिभा की वजह से। वैल्यू तो ऐड करना पड़ेगा। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी बिजनेस में हो, या आप अमीर होना चाह रहे हो, जब तक आप वैल्यू ऐड नहीं करेंगे भाई, तब तक आप ऊपर नहीं जा पाएंगे। और जब तक आप ऊपर नहीं जा पाएंगे तो उस भीड़ के बाहर नहीं निकलेंगे। मैं एक बात बोलता रहता हूं बार बार, पिरामिड होता है, पिरामिड के नीचे की तरफ चौड़ाई ज्यादा होती है, ऊपर चौड़ाई कम होती चली जाती है। जैसे ट्रायंगल का मान लीजिए आप, ट्रायंगल की जगह जो पिरामिड होता है, नीचे कितना स्पेस होता है। गरीबों की संख्या सबसे नीचे वाले पायदान पे है, भरे पड़े हैं, फिर मिडिल क्लास हैं, और अपर क्लास ऊपर के जो सबसे ऊपर का जो बारीक कोना है ना, वहीं पर बैठे हुए हैं थोड़े से लोग। उस कोने तक पहुंचना है ना, तो वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कैसे वहां तक पहुंचा जाता है। यदि आप सीखने के लिए तैयार हैं या अपने अंदर वैल्यू ऐड करने के लिए तैयार हैं, इस डॉक्टर के एग्जाम्पल को आप अपने लाइफ से जोड़ के देख सकते हैं। एक डॉक्टर के एग्जाम्पल, एक मैंने जनरल एक एग्जाम्पल लिया था, किसी भी आदमी के साथ एग्जाम्पल को जोड़ा जा सकता है और अमीर हो सकता है। अगर डॉक्टर ने डिसाइड किया होता कि मैं सिर्फ 2 साल में अमीर हो जाऊंगी, 3 साल में अमीर हो जाऊंगी, तो कभी नहीं हो पाती। उसने लॉन्ग टर्म प्रोसेस में माना कि मैं अमीर होंगी, मैं पैसे कमाऊंगी, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं जहां मैं हूं, उससे जितना मैं कमा रही हूं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं। तो उसने इस पर काम करना शुरू किया, इतना काम किया कि उसको घर बैठे एक उम्र के बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही, निकलने की जरूरत ही खत्म हो गई। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। करके तो देखिए, आजमा कर तो देखिए। बस गोल एक बार जो बनाइएगा, ड्रीम जो एक बार देख लीजिएगा, पीछे मत हटिएगा, बस आगे बढ़ते चले जाइए। रोकेगा कोई नहीं आपको, आपके अलावा सिर्फ आप ही अपने आप को रोक सकते हैं, कोई और आपको रोकने की हिम्मत नहीं रखता। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा आज का सेशन। बहुत ही जल्दी मिलता हूं नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। हैव अ ग्रेट डे। हेलो, मैं कृष्णा। एक बार मैं कहीं गया था तो कुछ लोगों ने मुझसे सवाल पूछा, कृष्णा हम अमीर कैसे बने, खूब सारे पैसे कैसे कमाएं। मैंने उनसे ही सवाल पूछा, आप बताएं कि आपको क्या लगता है अमीर कैसे बना जाता है, खूब सारे पैसे कैसे कमाए जाते हैं। उन्होंने कहा हार्ड वर्क। मैंने कहा ठीक है, आप सही जा रहे हैं, और बताइए। उन्होंने बोला और क्या तरीका है, मेहनत का और कोई अल्टरनेट होता ही नहीं है। मैंने कहा यदि सिर्फ हार्ड वर्क से पैसे बन जाते ना और अमीर आदमी हो जाता, तो सबसे पहले अमीर तो मजदूर होते जो कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, बहुत ठंड या बहुत गर्मी हो, मेहनत करने से पीछे कभी नहीं हटता। वो रिक्शे वाला सबसे अमीर होता, जो आपने रिक्शे में पीछे 2-3 लोगों को बिठा करके खींचने की किलोमीटर्स में हिम्मत रखता है, मगर वो लोग अमीर नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ हार्ड वर्क अमीर होने का सॉल्यूशन तो नहीं है, कुछ और ऐसा है जिसकी वजह से आदमी अमीर बनता है। वो चीज है व्हाई, क्यों आपको अमीर क्यों बनना है। अगर आपके पास रीजन नहीं है कि आपको पैसे क्यों कमाने हैं, अमीर क्यों बनना है, कितने भी पैसे कमाने हो, वो बहुत मैटर नहीं करता। मैटर करता है क्यों कमाने हैं। बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, अपने आप से पूछना है। लोग तो अपने आप से चीटिंग कर लेते हैं, अपने आप को झूठ बोल लेते हैं,
अपना एक रेजोल्यूशन बनाते हैं और उसको ठीक से पूरा भी नहीं करते और रोज अपने आप को झूठ बोलते हैं कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। कुछ मिनट्स पढ़ के अपने आप को कहते हैं कि मैंने बहुत पढ़ाई की। अपने आप से पहला काम तो झूठ बोलना बंद कीजिए और इस वाई को ढूंढना शुरू कीजिए। क्यों पैसे कमाने हैं, समाज कल्याण करना है। हो सकता है एक रीजन हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, यह भी एक रीजन है। बहुत सारे रीजन व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं और होते भी हैं। उसके बाद ढूंढिए हाउ, कैसे। क्यों जब तक आपको नहीं पता तब तक कैसे ढूंढेंगे तो सवाल नहीं मिलेगा, जवाब नहीं मिलेगा आपके सवालों का। क्यों चाहिए और कैसे चाहिए, ये कोर है पैसा कमाने का। विजुअलाइज करना पड़ेगा, गोल सेटिंग करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, मगर साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्यों चाहिए। तब आप जान पाएंगे कैसे कमाएंगे ढेर सारा पैसा। आज का एक जनरेशन जो है, जो मैं करंट जनरेशन को देख रहा हूं, जो लोगों को देख रहा हूं, ये मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा। और मैंने अपने अगर पेरेंट्स से पूछता हूं तो भी बोलते हैं हमने भी ये जनरेशन, ऐसा जनरेशन कभी नहीं देखा। ये लगता है 200-300 साल के बाद इस तरह का जनरेशन आया है जो कि बिजी है, बहुत बिजी, इतना बिजी जनरेशन कि इनके पास कोई भी प्रोडक्टिव, क्रिएटिव, न्यू काम करने का फुर्सत ही नहीं, करना ही नहीं चाहते, या करने का मौका भी मिले तो अपने में आपको इतना बिजी बना रखा है इन लोगों ने कि कुछ कर ही नहीं पाते हैं। बिजी एक ऐसा शब्द है, ऐसा लगता है कि सम्मान सूचक हो गया है, बिजी विदाउट बिजी। लोग ढूंढते रहते हैं रीजन कैसे बिजी रहें। वो इंटरनेट पर ढूंढते रहते हैं, म्यूजिक सुनते हुए, डांस देखते हुए, कॉमेडी चीजें देखते हुए, मगर उससे भी फुर्सत मिल जाए तो टीवी देखना शुरू कर देते हैं। टीवी में ऐसी ऐसी चीजें देख रहे होते हैं जिसका उनके जीवन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उनको डिस्टर्ब कर रहा होता है वो। नहीं तो न्यूज देखते रहते हैं, न्यूज देखकर डरते रहते हैं। डरने में भी एक सुख होता है, उस सुख को फील करते रहते हैं। वो सुख नहीं मिल रहा होता है ना तो उनको मजा नहीं आता। जैसे हॉरर फिल्म देखने में जो मजा आता है ना कुछ लोगों को, वो सुख मिलता है, एक मजा आता है हॉरर फिल्म देखने में, वही मजा लोगों को न्यूज देखने में आने लगा है। तो न्यूज डायरेक्टर्स जो होते हैं, न्यूज प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, इस तरह से न्यूज बनाते हैं कि आपको मजा आने लगे, डर लगे, वो डर की वजह से आप और न्यूज देखें। लोग अपने जीवन का बहुत ही प्रोडक्टिव टाइम न्यूज देखने में, सोशल मीडिया पर अपना समय बर्बाद करने में यूज कर देते हैं, क्योंकि उनको यह नहीं पता कि क्यों कमाना है पैसा, क्यों जाना है आगे। वो लोग बिजी अपने आप को बोल करके बहुत ज्यादा बड़ा महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। उनको लगता है कि हां मेरी वैल्यू बढ़ गई, मैं अपने आप को बिजी बोल रहा हूं, मगर रियलिटी बिल्कुल अलग है उससे। रिसर्च बोलता है 80% टाइम एक आदमी अपने दिन का सिर्फ बिजी बोलने में टाइम बर्बाद कर देता है। बिजी बिजी बिजी, मैं बिजी हूं क्योंकि आप जो सेट कर दिया है, कुछ लोगों ने एक पैटर्न सेट कर दिया है आपके लिए, उस पैटर्न में आप ट्रैप्ड हो गए हैं, आप फंस चुके हैं उस पैटर्न में। और आपको लगता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं पिछड़ जाऊंगा, पीछे रह जाऊंगा, इसलिए आप वो कर रहे होते हैं। वो फालतू के गाने सुन रहे होते हैं जिनको सुनने से आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला है। आप कहते हैं मैं फॉर द एंटरटेनमेंट कर रहा हूं, यह काम फॉर द पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट कर रहा हूं। जो आप करते हैं जिससे आपका लक्ष्य पूरा होगा वही आपका एंटरटेनमेंट होना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए टाइम की वेस्टेज है। एंटरटेनमेंट आपको मूवीज में देखकर एंटरटेन हो रहे हैं, सॉन्ग सुनकर एंटरटेन हो रहे हैं, और यदि आप कॉमेडी सीरियल्स देख करके आपको मजा आता है तो आप अपने पाथ से डाइवर्ट हो चुके हैं। आपको यदि सक्सेस चाहिए, यदि आपको ऊपर उठना है, आगे बढ़ना है, तो आपको जो आपका लक्ष्य है उसको करते हुए, आपकी ड्यूटीज जो है उसको करते हुए आपको एंटरटेन होना होगा, उसको करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, मेडिटेशन कीजिए, वॉकिंग कीजिए, घूमने के लिए जाइए बाहर, फिर आकर अपने काम में लग जाइए। मगर ये जो सिल्वर स्क्रीन है ना,
पहले एक जमाने में टीवी को इडियट बॉक्स बोला जाता था, अब तो लोगों ने भी बोलना बंद कर दिया है, क्योंकि वो अपने जीवन का पार्ट हो गया है। अभी मोबाइल का सिल्वर स्क्रीन आपको ब्लू स्क्रीन इस तरह से डेवलप किया गया, उसके स्क्रीन का रेजोल्यूशन इतना बढ़ा दिया गया है, इतनी अच्छी क्वालिटी का कर दिया गया है कि आपको स्क्रीन पर भी चीजें देखने में मजा आने लगा है, इंजॉय करने लगे हैं। तो मैं रिसर्च बता रहा था कि 80% समय आदमी उस जो ट्रैप किया हुआ है, जो सेट किया हुआ है फ्रेम, उसमें फंसा हुआ है, और सिर्फ 20% समय आदमी प्रोडक्टिव, क्रिएटिव, न्यू, अलग करना चाह रहा है, अलग कर रहा है। मगर लोग इस तरह की बातें भी मैंने सुना है या बोल देते हैं कि सब कुछ तो हो गया, अब नया करने के लिए हमारे पास बचा ही क्या है। तो लोग एक जो किया हुआ है उसकी कॉपी करने में बिजी हैं, जो हो चुका है उसकी कॉपी करते रहते हैं। इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। यदि आपको एक बुक में रिकमेंड करता हूं, आजकल मैं बुक रिकमेंड करने लगा हूं वीडियोस में, 0 to 1 बहुत अच्छी बुक है। यदि आपको ये ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट समझना हो, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट, वर्टिकल डेवलपमेंट समझना हो, ये बुक को पढ़िए, मजा आ जाएगा बुक को पढ़ करके। 20% को बढ़ा के 80% पे ले जाइए, 80% को कम करके 0 पे लाइए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप व्हाई नहीं ढूंढ पाएंगे, और जब तक व्हाई नहीं ढूंढेंगे, हाउ तो मिलने से रहा। जीवन में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पावरफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग बोलते हैं ना पैसा कोई बहुत मैटर नहीं करता मेरे लिए, वो लोग मेहनत करने से डरते हैं। उन लोगों ने कोशिश कर ली है मगर उनको सफलता मिली नहीं, और मिली नहीं तो उन्होंने मान लिया कि मिलेगी नहीं। जो करे उसको ये बताओ कि पैसा मोह माया है, पैसे से नुकसान होता है। अरे नहीं, पैसा ही सब कुछ है। पैसा आपको सब कुछ दिलवा सकता है। पैसा ही आपको सुख भी देगा, पैसा ही आपको सम्मान भी देगा, पैसा ही आपको पीस ऑफ माइंड देगा, पैसा ही आपको आगे बढ़ने की वजह देगा। आपको क्या लगता है, टाटा, बिरला, बिल गेट्स और भी जो भी वर्ल्ड सो कॉल्ड टाइकून्स हैं, वो लोग पैसा आज क्या अपनी बेसिक नीड पूरा करने के लिए कमा रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग पैसा कमा रहे हैं चैरिटी करने के लिए, दान करने के लिए, बड़ा करने के लिए। आप भी खूब पैसा कमाइए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए और बन जाइए अमीर। अमीर बनना है जरूरी, और आपको भी अमीर होना बहुत जरूरी है यदि आप जीवन में ऊपर जाना चाहते हैं। इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है ऊपर बढ़ने का। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा आज का सेशन। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हम सबके जीवन में रोज घटती है, रोज महसूस करते हैं, मगर हम उससे कुछ सीखते नहीं हैं। 2 दोस्त थे, एक का नाम था अमित, दूसरे का नाम था रूपम। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, दोनों प्यून का काम करते थे उस कंपनी में। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लोग, मगर रूपम के मन में बात हमेशा रहती थी कि कुछ ऐसा किया जाए, कुछ बड़ा किया जाए, ज्यादा आमदनी की जाए। मगर ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो पाना, ज्यादा स्किल्ड ना हो पाने की वजह से उसको ये बात समझ नहीं आती थी कि मैं ज्यादा कमाऊं कैसे, खूब पैसे कैसे कमाऊं। एक दिन उसने अमित से पूछा, क्या करें हम ऐसा कि हम ज्यादा कमा सकते हैं? अमित ने कहा, मुझे नहीं पता भाई, मैं भी तेरे साथ का पढ़ा लिखा, तेरे साथ ही काम करता हूं, इसी कंपनी में मैं भी काम कर रहा हूं, कमाना मैं भी चाहता हूं, मगर मुझे खुद नहीं पता कि ज्यादा कैसे कमाते हैं। अमित का एक बेटा था और रूपम की एक बेटी। रूपम को यह बात तो समझ आ रही थी कि कमाना तो पड़ेगा, मैं कमाए तो कमाए कैसे, यह उसके दिमाग में समझ ही नहीं आ रही थी कि बात घुसे कैसे कि कैसे कमाऊं। उसने फाइनली डिसाइड किया, वो जिस लोकेलिटी में रहता था वहां की गाड़ियों की सफाई की जाए। 6 बजे सुबह उठ करके 8 बजे तक 10 बजे उसको ऑफिस पहुंचना होता था। 2 घंटे का उसके पास ऐसा समय था, बफर टाइम, जिसमें वो चाहता था कि कुछ कमा लूं। तो उसने जा के घरों में नॉक करना शुरू किया, लोगों से अप्रोच किया कि आप गाड़ी मुझसे साफ करवा लीजिए। धीरे धीरे लोग रेडी होने लगे और 2 घंटे का टाइम वो गाड़ी साफ करने के लिए यूटिलाइज करने लगा, और एक्स्ट्रा आमदनी के लिए उसने उस समय को यूज किया। ये बात उसने अमित को भी बताई कि भाई देख, मैंने ये काम शुरू कर दिया है, इससे थोड़ी बहुत आमदनी तो आ रही है, मगर ऐसा नहीं है कि बहुत कमा रहा हूं। तू भी ऐसा ही कुछ ना कुछ शुरू कर दे, कुछ तो एक्स्ट्रा आएगा। अमित ने कहा,
क्या बेवकूफ़ी कर रहा है तो। सुबह का समय है, आराम से आराम किया कर, रेस्ट किया कर। दिन भर हमें ऑफिस में खटना पड़ता है, बॉस लोग ऑर्डर देते हैं, हमें कभी कुछ ला कर देना पड़ता है, कुछ ला कर देना पड़ता है, और तू जो ते आराम का समय उसको भी तो बर्बाद कर रहा है। इसने कहा नहीं भाई, कमाना तो पड़ेगा, और कुछ भी नहीं तो कुछ सही, कुछ तो है। उसने कहा ये थोड़े से पैसे से क्या हो जाएगा तेरा। उसने कहा जो भी हो, तुझे करना है तो कर, मुझे डीमोटिवेट मत कर। उसने कहा जो जी में आया तू वो कर, मैं कौन होता हूं तुझे रोकने वाला। फाइनली रूपम ने ये चीज प्रैक्टिस जारी रखी, वर्षों जारी रखी, मगर उसने एक चीज ध्यान में रखा, जो आमदनी वो एक्स्ट्रा कर रहा था गाड़ियों की सफाई करके, उसको खर्च नहीं करता था। खर्च सिर्फ वही करता था जो उसको सैलरी मिलती थी फिक्स्ड, जिस कंपनी में वो काम कर रहा था। उस गाड़ियों की सफाई करता, महीने के अंत में जो भी पैसे आते उसको उसने पोस्ट ऑफिस में जाकर के एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल दिया। उस अकाउंट से में हर महीने जो भी आमदनी आती तो फिक्स्ड आमदनी उसमें डालना शुरू कर दिया। वर्षों तक ये आमदनी डालते डालते 5 साल के बाद वो अमाउंट मैच्योर हुआ, और उस अमाउंट को उसने निकाल करके सर्टेन इन्वेस्टमेंट कर दिए। कुछ शेयर में लगा दिया, कुछ म्यूचुअल फंड में लगा दिए, कुछ और दूसरी जगहों पे इन्वेस्ट कर दिया, और दूसरा रेकरिंग अकाउंट स्टार्ट कर दिया। इस तरह से 15 साल तक उसने यह काम किया। 15 साल की उम्र में रूपम की बेटी तकरीबन 15-16 साल की हो चुकी थी, और अमित का बेटा भी तकरीबन 15-16 साल का हो चुका था। दोनों की पढ़ाई लगभग स्कूल की खत्म हो गई थी। अमित के पास अब एक ऑप्शन था कि बेटा भी कमाए उसके साथ, मगर रूपम इसके लिए तैयार नहीं था। रूपम ने कहा नहीं, मेरी बेटी और पढ़ेगी, अगर वो पढ़ना चाहती है तो। उसने अपनी बेटी से पूछा तुम आगे पढ़ना चाहोगी? उसने कहा हाँ, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहती हूँ, मेरी बहुत इच्छा है पढ़ने की। उसने कहा मेरी तरफ से छूट है बेटा, जितना पढ़ना चाहो पढ़ो। और उसने आगे की फर्दर पढ़ाई शुरू कर दी। इसका अमित के बेटे ने जाकर के मजदूरी करनी शुरू कर दी, किसी मैकेनिक के यहाँ जाकर के काम करना शुरू कर दिया, और भी दूसरी तरह के अलग अलग काम करने शुरू कर दिए। अमित और रूपम एक दिन फिर मिले इसी तरह से। उसने कहा तो अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहा होगा। उसने कहा नहीं, अभी तो मेरी सिर्फ बेटी 15-16 साल की है, शादी क्यों करूंगा, और पढ़ेगी हो। उसने कहा और पढ़ेगी? अब तेरे पास पैसा कहाँ होगा, तेरे पास इतना पैसा है कि उसको हायर स्टडीज करवा सके? उसने कहा हाँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए तो पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है, लाखों रुपए हैं मेरे पास। जो पैसे मैं हर महीने थोड़ी थोड़ी आमदनी करके रेकरिंग में डिपॉजिट करता था, जो मैं इन्वेस्टमेंट्स करता था, वो पैसा आज मेरा बड़ा हो गया है। हाँ, मेरे पास इतना नहीं है कि मैं लग्जरी में जी सकूं, मगर इतना तो है कि मैं अपनी बेटी को अच्छे से अच्छे शिक्षा दिलवा सकूं, कि वो कल को अपने पांव पे खड़ी हो सके, और यह कंप्लेन ना करे, ये बात ना कहे कि पिता ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। हम सब के लाइफ में 2 ऑप्शन हमेशा होते हैं, एक कंफर्ट जोन छोड़ देने का, एक कंफर्ट जोन में रहने का। जिसने वो जोन छोड़ दिया वो आगे चला गया, और जो उस जोन में रह गया वो बर्बाद हो गया। ये कहानी सिर्फ अमित और रूपम की नहीं है, यह उन सभी लोगों की है जो पैसे कमाना चाहते हैं। अमीर होने के ना कुछ फिक्स्ड फॉर्मूलाज हैं, उस फॉर्मूला को करना पड़ेगा। यदि आपकी आमदनी कम है, आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। आपको सोचना पड़ेगा आपकी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने कैलिबर के हिसाब से, कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। यदि आपको लगता है जो आपकी आमदनी है उसमें सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट करते चले जाएंगे और आप अमीर हो जाएंगे, तो मैं आपको दुखी करने वाली एक बात बता रहा हूं, नहीं हो पाएंगे अमीर। पता नहीं आपकी आमदनी कितनी है, उसमें आप कितना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। मैं जनरली फॉर्मूला बोलता हूं, और कोई मेरा फॉर्मूला फिक्स्ड नहीं है, ये दूसरे लोग भी बोलते हैं। मैं 10 to 20% का फॉर्मूला बोलता हूं। जितना कमाते हैं उसका 10 से 20% हर महीने सेव करना शुरू कर दीजिए। पर आपकी आमदनी ही मात्र 20,000 रुपया है, और हर महीने यदि आप सिर्फ 2-2 हज़ार रुपये सेव कर रहे हैं, तो आप सर्टेन टाइम के बाद कितना कमा लेंगे? लगभग 20 साल के बाद तकरीबन आपके पास हो सकता है कि 10 लाख रुपए के आसपास हो। यदि आप तरीके से आपने इन्वेस्टमेंट हर महीने 2-2 हज़ार की हो, तो 15 साल बाद 10 लाख के आसपास हो। मैं कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता 10 लाख रुपए। अगर ख्वाब आपके अमीर बनने के हैं तो आपको
ये तो करना ही है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। जो भी आमदनी है उसका 10% इन्वेस्टमेंट करना ही है, 20% इन्वेस्टमेंट करना ही है। इसके अलावा आपको आमदनी डायरेक्ट इनकम बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा। मैं जिसको पाइपलाइन बोलता हूं, डिफरेंट पाइपलाइन से पैसा आता रहे, इसके लिए काम करना पड़ेगा एक्टिव इनकम से। जब एक्टिव इनकम आना बहुत शुरू हो जाए तब पैसिव इनकम की तरफ फ्लो बढ़ता है। मगर एक्टिव इनकम यदि एक सेम फ्लो में आ रहा है बहुत लंबे समय से और बहुत थोड़ा थोड़ा ही कमा रहे हैं आप, और आपने सोचा है कि एक समय ऐसा आएगा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, पैसिव इनकम मेरे पास बहुत हो जाएगा, तो मैं आपको माफ कीजिएगा, उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए अगर आपने ख्वाब अगर करोड़ों के और अरबों के देख रखे हैं तो थोड़ा सा आपको के ख्वाब टूट सकते हैं। मगर यदि आप किसी भी उम्र में हैं और आपको लगता है कि आप अपना कोई भी समय जो भी स्किल आपको आता है, जरूरी नहीं है कि आपको कोई ऐसा एडवांस स्किल आता हो सकता है आप पढ़े लिखे हों, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। सारा काम कंप्लीट करने के बाद शाम के टाइम पे आपको 2 घंटे का टाइम मिलता हो, 1 घंटे का टाइम मिलता हो, कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दीजिए, उससे आपको एक्स्ट्रा आमदनी आएगी। उस आमदनी को खर्च मत कीजिए, उसको इन्वेस्ट करते चले जाइए। आप हो सकता है कि आपके पास उतना भी ना आता हो, ट्यूशन पढ़ाने भर भी ना आता हो, तो कुछ और नेटवर्क मार्केटिंग में घुसा जा सकता है। उसके अलावा मैंने जो आपको ऑप्शन दिया, गाड़ियों की सफाई की जा सकती है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। ये चक्कर में मत पड़िएगा लोग क्या सोचते हैं और लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ी बीमारी है देश की ये हो गई है, क्या कहेंगे लोग। अरे कुछ नहीं कहेंगे लोग। अगर आपके घर में पैसा नहीं है ना, आपके पास खाने के लिए नहीं है, तो वो लोग आपको देने नहीं आ रहे हैं और ना ही आपको देने आए थे। अगर जब आपकी जॉब चली गई थी तो आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं आए थे, आपको अपना सपोर्ट अपने आप करना पड़ा था, अपना घर अपने आप चलाना पड़ा था। तो आपको इस समय भी उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि वो लोग क्या सोचेंगे। भाड़ में जाए वो लोग, जो जी में वो सोचते रहें। कोई भी काम छोटा नहीं होता, यह याद रखिएगा। यदि आपने उस काम को छोटा मान लिया तो कभी भी आप उस काम को कर नहीं पाएंगे। कुछ भी कीजिए, कुछ भी एक्स्ट्रा आमदनी लाने के लिए, कुछ भी मतलब मैं इलीगल काम की बात नहीं कर रहा, कुछ भी ऐसा जिससे आप जो आमदनी आ रही है उस फ्लो को तो नहीं तोड़ना है, मगर उसके अलावा 1 आमदनी, 2 आमदनी, 3 आमदनी। हो सकता है कि आप शादीशुदा हो, आपकी वाइफ में कुछ ऐसे क्वालिटीज हो, बहुत अच्छा खाना बनाती हो, आप अपने कुकिंग का काम शुरू कर सकते हैं, टिफिन इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं, टिफिन में बहुत बड़े मार्जिन है। आप लेबर का काम करते हो, आप हो सकता है कहीं सफाई का काम करता हो सकता है आप कहीं कुक का काम करते हो सकता है आप कहीं प्यून हो सकता है आप कुछ भी काम करते हो। मगर मैं यह मान नहीं सकता कि आपके पास सुबह और शाम के समय कुछ समय मिलता ही ना हो कि आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकें। न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जा सकता है, बहुत अच्छा मार्जिन है उसमें भी। सोचिए आप क्या कर सकते हैं, सोचिए आप क्या क्या करने के लिए बने हैं। मगर यदि आपकी आमदनी एक सर्टेन लेवल तक पहुंच गई है, मान लीजिए आपकी आमदनी तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख रुपए पर महीने की आ रही है, तो उसके हिसाब से आपको अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर चुके हैं। मगर आपको लगता है कि जितना और जिस ऊंचाई पे पहुंचना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम का आपने एक डेट लिखी होगी ना कि इस तारीख तक मुझे फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाना है, तो उस डेट तक क्या सच में हो पा रहे हैं? एक कैलकुलेशन करके देख लीजिए। यदि नहीं हो रहे हैं, यदि आपकी आमदनी एक सर्टेन लेवल पर एक्सपर्टीज वाली है, आपके स्किल वर्किंग करते हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, आपका बिजनेस ही है, यदि आपकी आमदनी उस लेवल तक नहीं आ रही है, आपका इन्वेस्टमेंट उस लेवल पर नहीं जा रहा कि यदि आपने 15 साल बाद अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का डिसाइड कर लिया है, तो आप क्या इंडिपेंडेंट हो पा रहे हैं? नहीं, तो पाइपलाइंस और बढ़ाइए, सोचिए क्या क्या कर सकते हैं। मुझसे सलाह लेना चाहते हैं, मैं भी सलाह देने के लिए रेडी हूं, मगर सबसे सही डिसीजन, सबसे राइट डिसीजन आप खुद अपने आप ले सकते हैं, कोई और आपको नहीं बता पाएगा। हां, लोग आपको गाइड तो कर सकते हैं, मगर डिसाइड तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा सेशन। खूब कमाइए, यदि अगर आप बहुत कमाते हैं तो और कमाइए। मैं इसलिए कहता हूं यदि खूब नहीं कमाएंगे तो समाज की सेवा कैसे करेंगे, अब सेटिस्फैक्शन कैसे फील करेंगे? और बहुत कम कमाते हैं तो आमदनी बढ़ाइए, खूब बढ़ाइए कि अपना भला कर सकें
और आप अपना भला करेंगे, हर आदमी सिर्फ इतना डिसाइड कर ले मैं अपना भला करना शुरू कर दूंगा, समाज का अपने आप भला हो जाएगा। हर आदमी खुश, हर आदमी समृद्ध, देश समृद्ध, समाज समृद्ध, विश्व समृद्ध हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आज का सेशन। मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियो, नए एनर्जी के साथ। हैव अ ग्रेट डे। कभी आपने ऐसे लोग को देखा है जो दोनों हाथ से लिखते हों, उतने ही परफेक्शन से राइट हैंड से भी लिख रहे हों, उतने ही परफेक्शन से लेफ्ट हैंड से भी लिख रहे हों? हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। हो ना हो, आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे। ऐसा क्या होता है इन लोगों में जो ये दोनों हाथ से उतने ही अच्छी तरीके से लिख पाते हैं? मैं और आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो किसी एक हाथ से अच्छे से लिख पाते हैं। बिल्कुल, वो लोग हमसे अलग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने की वजह से अलग हैं। वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। अगर राइट हैंड से लिख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से भी लिखने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं तो राइट हैंड से लिखने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पर इसकी क्लासेस भी होती हैं। प्रॉपर तरीके से सिखाया जाता है कैसे ऐसे किया जाए। क्या फायदा होता होगा ऐसे करके? आपके ब्रेन में एक डिफरेंट मैसेज डालने की कोशिश की जाती है। जब आप लेफ्ट से लिख रहे होते हैं या राइट से लिख रहे होते हैं तो आपके ब्रेन में उसके अपोजिट साइड के डायरेक्शन में डिफरेंट तरह की एक्टिविटी, न्यूरल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर दोनों हाथ से लिखा जाए तो दोनों तरफ के चेंजेस एक साथ हो रहे होते हैं। आपके थॉट प्रोसेस बहुत तेजी से निकल कर आते हैं, आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाती है। तो दोनों हाथ से लिखने की प्रैक्टिस की जानी चाहिए। शुरू में हो सकता है जब आप राइटी हों और लेफ्टी से लेफ्ट की कोशिश कर रहे हों तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, आपसे लिखा ही ना जाए, जो लिखें आप खुद पढ़ ही ना पाए, कोई समझ ही ना पाए आपने लिखा क्या है। बस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि आप दोनों हाथ से आसानी से लिख सकें, सिर्फ प्रैक्टिस के द्वारा। खूब प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस, और यह एक दृढ़ निश्चय कि हाँ, मुझे ऐसा कर लेना है। हम जनरली करते क्या हैं? निश्चय करने की जगह अपने आप को निगेटिव से भरे रहते हैं। मैं बहुत वीक हूं, ये भी एक निगेटिव है। उसके वजह से आप गंदा सोच रहे होते हैं अपने बारे में कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। मैं बहुत मोटा दिखता हूं देखने में, मैं बहुत गंदा लगता हूं देखने में, मैं बहुत ही नकारात्मक विचार वाला व्यक्ति हूं, मैं जहां भी जाता हूं वही व्यापार में नुकसान हो जाता है, मैं जहां भी जाता हूं एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी मैं नया काम शुरू करता हूं उससे मुझे नुकसान ही नुकसान होता है। इस तरह के बहुत सारी निगेटिव बातें जो हम लोग रात दिन सोचते रहते हैं अपने बारे में, रात दिन ऐसा ही अपने लिए मनाते रहते हैं। जो हम सोच रहे होते हैं, जो हम सोचते हैं वो हमारे साथ होता है। हम क्या कौन सी चीजें सोचते हैं? जो हमारे साथ पास्ट में हो चुका है। हम पास्ट के एक्सपीरियंसेस को सोच सोच के प्रेजेंट को खराब कर रहे होते हैं, प्रेजेंट में उसी बारे में सोच के प्रेजेंट को खराब से खराब करते चले जाते हैं। मैं जहां भी हाथ लगाता हूं वहां पर नुकसान होता है, जैसा किसी ने ऐसे अब सोचा, तो उसके अंदर न्यूरॉन चेंजेस क्या होंगे उसके ब्रेन में? उसका ब्रेन उससे रिलेटेड जो डाटा है उसको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा होता है, ढूंढ ढूंढ के लाएगा कि हाँ हाँ, तुमने जब वहां पर ऐसा किया था, देखो तुम्हें वहां नुकसान हुआ था, ऐसा किया था तो वहां नुकसान हुआ, तुमने यहां हाथ लगाया तो तुम्हारा यहां नुकसान हुआ। कुछ भी पॉजिटिव नहीं बताएगा ब्रेन आपको कि नहीं नहीं, तुमने देखो वहां पर ऐसा किया था तो तुमको उसके साथ वहां पॉजिटिव हुआ था। बिल्कुल नहीं बताएगा। सिर्फ और सिर्फ जो जो उससे रिलेटेड निगेटिव हुआ था ना, उसका पूरा पूरा आपको एक फाइल बना करके आपके सामने रख देगा, और बार बार आपको फाइल प्ले करता रहेगा कि हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, और आप लगातार निगेटिव होते और ज्यादा होते चले जाएंगे। ये होता ही होता है, ये ऐसा ही चलता है। ब्रेन के न्यूरॉन चेंजेस इसी तरह से काम करते हैं। कैसे बचा जाए इससे? आसान नहीं है बच पाना। निगेटिव थॉट्स को आने से मैं और आप रोक नहीं सकते, आएंगे ही आएंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे। आप जो सोच रहे होते हैं, जैसा सोच रहे होते हैं, जो सोच रहे होते हैं, जिस तरह के थॉट ला रहे होते हैं खुद के लिए, सोसाइटी के लिए, वही आपके साथ हो रहा होता है। उसी से रिलेटेड आपको बुक्स भी दिख रही होती है पढ़ने के लिए, उसी से रिलेटेड डाटा भी आपको मिल रहा होता है ढूंढने पर, उसी से रिलेटेड आप यदि टीवी खोलेंगे तो आपको उसी से रिलेटेड चीजें आपको टीवी पे भी दिखाई देंगी। जो सोचेंगे वो आपके आसपास होना शुरू हो जाता है। तो क्यों ना हम उसकी जगह पॉजिटिव सोचना शुरू करें।
चलिए मैं एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं। आपकी एज बहुत ज्यादा है और आपने यह सोचा है कि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं कि अब मैं क्या कर पाऊंगा। तो उसकी जगह आपको सोचना चाहिए कि मेरे पास इस एज की वजह से मुझे कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, मुझे इस एज की वजह से मैंने कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया है। यही तो समय है उस एक्सपीरियंस को यूज़ करने का। मान लीजिए आपकी एज बहुत कम है, आप कुछ बहुत बड़ा करना चाह रहे हैं, तो आपको कुछ इस तरह से सोचना चाहिए कि यही तो समय है रिस्क लेने का, अब नहीं लिया तो कब लूँगा। यही तो समय है आगे बढ़ने का, यही तो समय है नया खोज करने का, खूब नया पढ़ने का। अभी मेरे पास कितना बड़ा समय है, अगर मैंने अभी से शुरू नहीं किया तो बाद में जाकर लेट ना हो जाए। तो करना क्या चाहिए, कभी भी नकारात्मक विचार मन में आए तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को सोचना चाहिए, उससे पॉजिटिव देखना चाहिए कि इससे मुझे क्या क्या और फायदे हो रहे हैं, इससे क्या क्या मुझे फायदा हो सकता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा और होता ही है लोगों के साथ, स्टेज पे गए हैं तो बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहे हैं, मीटिंग्स में बैठे हैं तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, बहुत ज़्यादा हेजिटेशन है, आपको लगता है लोग क्या सोचेंगे। रेस्टोरेंट्स वगैरह में गए हैं तो इसलिए आप बहुत कंसर्न होकर के, बहुत कॉन्शियस होकर खा रहे होते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। क्लासरूम में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नहीं कर पाते, हैंड रेज नहीं करते। बहुत बार लोगों को आंसर पता होता है कि हाँ इसका जवाब मुझे पता था, मगर मेरी हिम्मत नहीं हुई बोल पाने की, हिम्मत नहीं हुई सवाल कर पाने की। हेजिटेशन होता ही है लोगों को, प्रैक्टिस है पूरा पूरा हेजिटेशन का भी। ब्रेन आपको उस प्रैक्टिस के हिसाब से आपको रेडी कर चुका है। आपके अंदर एक बार आपने हेजिटेशन आया है तो आपके अंदर बार बार वो प्रैक्टिस करके आपको हेजिटेशन की प्रैक्टिस करवा चुका है। बार बार आपको बात याद दिलाता है, नहीं नहीं तुम मत पूछो क्वेश्चन, तुम मत करो ऐसा, तुम यदि ऐसा करोगे तो सोच देखो उस दिन क्या हुआ था, वैसा हुआ था, तुम घबराओगे, ऐसा होगा वैसा होगा। मगर उसकी जगह आपको पॉजिटिव सोचने की कोशिश करनी चाहिए। सोचना चाहिए कि सारे लोग पूछ रहे हैं तो मैं क्यों ना पूछूं, सारे लोग इनिशिएट ले रहे हैं तो मैं क्यों ना लूं, उनके साथ कुछ गलत नहीं होता, मेरे साथ भला गलत क्यों होगा। हमें कोशिश करनी चाहिए विजुअलाइज करने की, हमें कोशिश करनी चाहिए बड़ा सोचने की। यदि आप विजुअलाइज करेंगे कि मुझे बड़ा घर चाहिए तो आपके आसपास का सिनारियो, आपका इसका सर्कमस्टांसेस इस तरह का बढ़ना शुरू हो जाएगा कि आपको आइडियाज देने लगेगा कि कैसे आप बड़ा घर लें। यदि आप कहीं घूमने जाना चाह रहे हैं, कहीं ऐसी जगह जाना चाह रहे हैं, ड्रीम डेस्टिनेशंस होते हैं लोगों के कि काश मैं वहां जाता, तो काश की जगह बस विजुअलाइज करना है आपको। अपना ऐसा सोचिए कि मैं वहां जा चुका हूं, वहां को मैं फील कर रहा हूं, वहां के चीजों को मैं देख पा रहा हूं, वहां के चीजों को मैं एंजॉय कर पा रहा हूं। मीटिंग में बैठे हैं, आप ये विजुअलाइज कीजिए कि मैं मीटिंग में क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैंने बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन दिया है, लोग मुझसे इन्फ्लुएंस्ड है, लोग मेरे लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। स्टेज से डरते हैं तो स्टेज के बारे में बार बार सोचिए कि हाँ मैं स्टेज पे जा रहा हूं, स्टेज पे अच्छा बोल रहा हूं, स्टेज पर मैंने अच्छे से बोला है, लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। विजुअलाइज कीजिए फील करते हुए, जिस तरह से नेगेटिव सोचते समय फील कर रहे होते हैं ना, इतना गंदा फील कर रहे होते हैं कि शक्ल गंदी हो जाती है, थॉट गंदे आने शुरू हो जाते हैं, आसपास का सर्कमस्टांसेस आप खराब कर चुके होते हैं। उसी तरह से जब पॉजिटिव सोच रहे होते हैं उतने इंटेंस तरीके से पॉजिटिव सोचिए, उतने इंटेंस तरीके से विजुअलाइज कीजिए कि हाँ ये मुझे मिल गया है, ये मुझे मिल रहा है, ऐसा मैं कर पा रहा हूं, ऐसा मेरे साथ हो रहा है, और आपके साथ ऐसा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ब्रेन को नहीं पता, वो ऑटो पायलट पे चल रहा होता है मैक्सिमम टाइम, उसको नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। जब भी आप कभी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो कोई आपके सामने आ जाए तो आप क्या करते हैं, ब्रेक दबाते हैं। तो क्या आप उसके लिए एक्टिव होकर दबाते हैं क्या? नहीं, ब्रेन ऑटोमेटिक आपको एक मैसेज दे देता है कि ब्रेक दबाओ, आप दबा देते हैं और गाड़ी रुक जाती है। बिल्कुल उसी तरह से हमारे थॉट हमारे पास सामने जैसे ही आते हैं, हमारा ब्रेन उसके हिसाब से रिएक्ट करना शुरू करता है, उस तरह के न्यूरॉन चेंजेस लाना शुरू कर देता है और रिजल्ट आ जाता है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आप विजुअलाइज करना शुरू कर देंगे, रोज करेंगे, पूरे इंटेंस के साथ करेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा आज का सेशन। बहुत ही जल्दी मिलता हूं नए वीडियो नए एनर्जी के साथ। हैव अ ग्रेट डे। एक गांव था जहां मछुआरे रहते थे, मछुआरे हो जो कि मछली पकड़ते थे। पूरा गांव के जो भी मछुआरे थे, एक अपना जहाज होता है उनके पास, छोटा जहाज, जो कि लेकर के वो समुद्र में उतरते हैं
इतना छोटा होता है कि वो ज्यादा गहराई में नहीं जा सकते समुद्र में, ज्यादा गहराई में जाने में रिस्क होता है उन जहाजों में। तो पूरा गांव अपना सुबह उठता था, समुद्र की तरफ बढ़ जाता था और चल देता था मछली पकड़ने के लिए। कई बार अच्छी मछलियां भी हाथ लग जाती थी, तो कई बार साधारण मछली व कई बार खाली हाथ भी लौटना पड़ जाता था। अपने घर का गुजारा चलाने के लिए, कई बार उसको बेचने के लिए उसका यूज करते थे उन मछली का। मछली ही उनका मुख्य साधन था अपना काम चलाने का, रोजगार करने का। बहुत वर्षों से यही परंपरा उस गांव में चलती चली आ रही थी। इन मछुआरों में एक व्यक्ति ने ऐसा सोचा, कब तक चलेगा ऐसे, कब तक रोज सुबह उठूंगा, ये बोट लेकर जाऊंगा और कभी मछली मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी छोटी मिलेगी, कभी बड़ी मिलेगी, कुछ और सोचना पड़ेगा, इतने से बात नहीं बनेगी। उसने डिसाइड किया वो बड़ा जहाज खरीदेगा जो कि एक ज्यादा गहराई तक जा सके, समुद्र में और अंदर जा सके। इसके लिए वो बैंक के पास गया लोन लेने के लिए। बैंक से लोन मांगा, बैंक ने लोन दे दिया, उसने बड़ा जहाज खरीद लिया, बड़ी जाल खरीद ली और धीरे धीरे उसने काम शुरू किया और उसको बड़ी सफलता मिलने लगी। वो जब जब अंदर जाता और गहराई में जाता उसको खूब मछली मिलती। इतनी मछली मिलने लगी कि उसने समय के पहले ही जो जहाज का किस्त थी, जो बैंक से उसने लोन लिया था, वो चुकना लगा। उसने एक नाव की किस्त चुका दी। उसने और अपना काम बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते उसने एक जहाज और खरीदा, उस पर कुछ लोग हायर करके उसको बैठाए और उसको चलवाना शुरू किया। एक समय ऐसा आया, इसने तकरीबन 10 जहाज खरीद लिए। इसको मजा आने लगा इस काम में, इसको सफलता मिलने लगी इस काम में। जिले भर में, राज्य भर में इसका नाम हो गया, मछली का बहुत बड़ा सप्लायर बन गया। फिर क्या था, इसने खुद जाना बंद कर दिया, उस जहाज पे जाना बंद कर दिया। उसने सोचा मैं कुछ और बिजनेस करता हूं, इसी बिजनेस को और बढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया, उसने सोचा क्यों ना मैं तालाब बनाऊं, खूब सारे तालाब इसी गांव में। क्योंकि कई बार समुद्र में टाइड्स आ जाते हैं, कई बार तूफान आ जाता है, तो लोग समुद्र में जा नहीं पाते। उसके वजह से इसके रोजगार को नुकसान हो रहा था। इसको लगा, मान लेते हैं कि यदि महीने में एक बार भी ऐसा हो जाता है कि तूफान आ गया, तो फिर उस दिन मेरा काम बैठ जाएगा। क्यों ना खूब सारा तालाब बनाऊं और जब ऐसी नौबत आए तो तालाब से मछलियों की सप्लाई करूं कि मेरा काम भी नहीं रुकेगा और चीजें भी सही से चलती रहेंगी। इसे तालाब बनाए और इस तरह से इसका रोजगार चलता गया। ये बहुत बड़ा सप्लायर बन गया और काफी पैसे कमा लिए बिना घर से निकले। चाहे तो निकले, नहीं मन करे तो ना निकले। उसने बहुत सारे सोर्स उत्पन्न कर दिए पैसे कमाने के। हम सब के लाइफ में, हम सब के जीवन में ऐसे अपॉर्चुनिटी, ऐसे मौके जरूर मिलते हैं जब हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ अलग कर सकते हैं। एक सवाल पूछता हूं मैं आप लोगों से, जब इसने ऐसा करने का सोचा होगा, उधार लेने का सोचा होगा, वो भी बैंक से, तो इसके आसपास के इसके दोस्तों ने, इसके रिलेटिव्स ने क्या बोला होगा? गो फॉर इट, हाँ हाँ तुम ही कर सकते हो। नहीं ना, ऐसा नहीं बोला होगा। बोला होगा कहां बेवकूफी कर रहे हो, ठीक ठाक अपना काम चल रहा है, उधार लोगे, पता नहीं क्या होगा, जहाज चलेगी नहीं चलेगी, वहां भी मछली मिलेगी नहीं मिलेगी। जैसा जनरली लोग डिमोटिवेट कर रहे होते हैं। हमें उसी टाइम पर ये डिसीजन लेना होता है कि हमें करना क्या है, हमारे ख्वाब क्या हैं। हमारे ख्वाब वही हैं क्या कि रोज थोड़ी थोड़ी मछलियां लाएंगे, अपने घर का किसी तरह से गुजारा चलाएंगे? नहीं ना। यदि हमारे ख्वाब बड़े हैं, हमारे ख्वाब इतने बड़े हैं कि हमें थोड़े से काम नहीं चल रहा, हमें पैसिव इनकम की तरफ बढ़ने की इच्छा हो रही है, तो हमें रिस्क तो लेना पड़ेगा। थोड़े बहुत रिस्क के तो रेडी रहना पड़ेगा। जीवन में हमेशा 2 मौके होते हैं, एक रिस्क लेने का, एक रिस्क ना लेने का। या फिर ऐसे कह लीजिए, आप जहां पर हैं वहीं रहने का, या फिर वहां से आगे बढ़ जाने का। लोग क्या करते हैं? रिस्क ना लेना ही पसंद करते हैं। कहते हैं जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, कौन टेंशन लेगा। कहते हैं विश्व में जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं, विश्व में जितने भी बड़े प्रयोग हुए हैं, वो पागलों ने ही किए हैं। लोगों ने पागल कहते हैं। जब सेलुलर फोन की बात चल रही थी, लैंडलाइन फोन था, फिर भी किसी ने ख्वाब देखा कि हम ऐसा फोन बनाएंगे जो कि कॉर्डलेस हो, कोई कहीं से कहीं लेकर घूम सके और बात कर सके। जब उसने ख्वाब लोगों के साथ डिस्कस किया
तो लोगों ने उसको पागल कहा, उसको घोषित कर दिया था, लोग उसको पागल बोलने लगे थे, मगर उसने अपना ख्वाब नहीं छोड़ा, उसने अपनी डिजायर नहीं छोड़ी। उसने कहा नहीं, यदि मैंने सोचा है तो बना के रहूंगा। और जो ज्यादा समझदार, ज्यादा पढ़े लिखे, रिस्क ना लेने वाले, सेफ खेलने वाले जो लोग होते हैं ना, वो इन्हीं पागलों के अंदर रोजगार कर रहे होते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं, उनके ख्वाब को पूरा कर रहे होते हैं। विश्व पागलों ने ही बदला है और हमें भी पागल हो जाने की जरूरत है। जब तक हम वो सेफ्टी मेजर लेके चलेंगे ना कि ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, लोग वैसा कर रहे हैं, हम भी वही कर लेते हैं, तब तक बात नहीं बनती, तब तक बात नहीं बनेगी। कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा, लोगों के कहे को भूलना पड़ेगा, लोगों को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप आगे जा पाएंगे। ये मछली की कहानी, ये बोट की कहानी आप चाहें तो अपने जीवन में भी अपना सकते हैं। ये कहानियां जो आजकल मैं सुना रहा हूं, उसको किसी एक जगह तक सीमित, किसी एक व्यापार तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए। वो किसी भी व्यापार में, किसी भी धंधे में चल सकता है। कुछ भी आप करते हो, इन कहानियों को आप अपने जीवन में अपनाएं, अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। जो है उससे सेटिस्फाइड मत होइए, जितना है उससे सेटिस्फाइड मत होइए, और ज्यादा की इच्छा रखिए और खूब कमाइए। और यदि आपको लगता है बहुत कमा रहे हैं तो और ज्यादा आपको कमाना चाहिए कि आप उसके बाद समाज के लिए कुछ कर सकें, समाज कल्याण के लिए कुछ कर सकें। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा आज का सेशन। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे।